हेलो बच्चों, और आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अपनी स्टडी को अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th साइंस का जो चैप्टर स्टार्ट किए थे उसके आगे बात करेंगे, उसके अगले टॉपिक पर मूव करेंगे। और इस वीडियो में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी। सो आप लोग वीडियो को लास्ट तक, एंड तक देखिएगा और फिर आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। अदरवाइज़ आप उतने अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। ओके, सो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को और पढ़ते हैं नए टॉपिक के बारे में। लेट अस बिगिन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। क्या है? हाइड्रोकार्बन। कितने लोग जानते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में? कितने लोग जानते हैं? अगर आप लोग फर्स्ट वीडियो देखे होंगे तो उसमें हमने थोड़ा सा बताया है कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ओके, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? डेफिनेशन पहले बता देते हैं। दोज कंपाउंड विच हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। इट मीन्स ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल मीथेन, इथेन, प्रोपेन। समझ में आ रहा है? या एथीन, इथाइन, ये सब आपके क्या है? हाइड्रोकार्बन है। CH4 है, C2H6 है ना। CH4 को मीथेन बोलते हैं, C2H6 को एथेन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो हाइड्रोकार्बन को हम लोग 2 पार्ट में कैटेगराइज करेंगे। फर्स्ट होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और सेकंड होगा आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्डिंग होती है। कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्डिंग होती है। समझ में आ रहा है? और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी होते हैं जिनमें कार्बन टू कार्बन मल्टीपल बॉन्डिंग होती है। इट मीन्स डबल बॉन्डिंग भी हो सकती है और ट्रिपल बॉन्डिंग भी हो सकती है। यहाँ तक क्लियर है? बोलिए, यहाँ तक क्लियर है? वेरी गुड। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आप एल्केन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल्केन। एल्केन भी बोल सकते हैं। एल्केन इनके ग्रुप का नेमिंग है। समझ में आ रहा है? हाँ, कहीं भी कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्डिंग होती है तो वहाँ पर एन आएगा। ठीक है, अभी हम इसके आगे बताते हैं। और अनसैचुरेटेड को आप 2 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। डबल बॉन्ड के लिए लिखेंगे आप एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे? एल्काइन। इट मीन्स अगर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है तो वो एल्कीन के कैटेगरी में आएगा और कार्बन टू कार्बन अगर बॉन्ड है तो वह एल्काइन की कैटेगरी में वो आएगा। बोलिए, यहाँ तक समझ आ रहा है? वेरी गुड। अब इसमें आप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात को सीखेंगे। क्या? कि एल्केन जो होते हैं वे जनरली लेस रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव होते हैं। वो क्यों होते हैं अभी हम आगे बता रहे हैं। और जो एल्कीन और एल्काइन होते हैं ये दोनों एज कंपेयर टू एल्केन
ये मोर रिएक्टिव होते हैं, मोर रिएक्टिव देन एल्केन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। समझ में आ रहा? ये क्यों होता है? क्योंकि कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्डिंग होती है, इट मीन्स ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ये सिग्मा बॉन्ड क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे अभी। और जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है, वेयर एज कार्बन टू कार्बन अगर डबल बॉन्ड होता है तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा दो पाई होते हैं। यहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है? हाँ, देखिए सिग्मा बॉन्डिंग जनरली हेड टू हेड ओवरलैपिंग से होती है। इसको आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ते हैं ऐसे करके, ऐसी बॉन्डिंग सिग्मा बॉन्डिंग होती है, ठीक है। और जनरली अगर देखा जाए ऐसी बॉन्डिंग सिर्फ ऐसे टच किए रहेगा ऐसे, तो ये बॉन्डिंग आपकी कैसी होती है? पाई बॉन्डिंग होती है, पाई बॉन्ड बोलते हैं उसको, ओके। हाँ, तो इसीलिए ये लेस रिएक्टिव होते हैं और ये मोर रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और टर्म है, वो क्या है? इनका जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला GF क्या होता है? CnH2n+2, ओके। और अगर एल्कीन का जनरल फार्मूला आप देखेंगे, एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है बेटा CnH2n। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। और एल्काइन का जनरल फार्मूला मैं कहाँ लिखूँ? चलिए इसके नीचे राइट कर दे रहा हूँ, दिख रहा ना आपको? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। CnH2n-2, ये आप याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं ये फार्मूले, जिनसे हम लोग क्या करेंगे? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के कंपाउंड को बनाएंगे, ओके। कॉपी कर लीजिए आप लोग। वेरी गुड। चलिए अब हम लोग कुछ एल्केन और एल्कीन और एल्काइन के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं ना, इनके कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं। देखिए अगर हम लोग एल्केन के कुछ स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो उसमें हम लोग ईथेन के बारे में बात कर लेते हैं। ईथेन, ठीक है। ईथेन इट मीन्स टू कार्बन होगा इसमें, ठीक है। अभी आगे हम बताएंगे कैसे होते हैं। तो आप लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़े होंगे, कैसे बनाएंगे? दो कार्बन है और अब जितने भी कार्बन की वैलेंसी है आप हाइड्रोजन से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कोई कलर्ड चॉक है, ये देखिए, आप यहाँ ना बनाए तो ज़्यादा बेटर है, आपको यहाँ दिखा दें बना के, कार्बन कार्बन, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ यहाँ कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। अब आप हाइड्रोजन को देख लीजिए, ओके, वेरी गुड। इनके इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस से दिखा दे रहे हैं, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, समझ आ रहा?
यहाँ पर ये आपके ऐसे, ठीक है, कितना हो गया 2 to 4 to 6 और ये 2 8, ठीक है। इसका कंप्लीट, अगर इसका कंप्लीट करें तो ओके, ये है आपका इथेन। क्या बेटा? इथेन। और ये इथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है एक एल्केन का, बना लीजिए आप लोग। चलिए अब हम लोग एल्कीन का स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या? एल्कीन। एल्कीन, एल्कीन में जनरली हम लोग एथीन का देख लेते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने इथेन का देखा, अब एथीन का देखेंगे। 2 कार्बन, अब आपको पता है इसमें डबल बॉन्डिंग होती है, शेयरिंग, ये डबल बॉन्डिंग, ठीक। और अगर देखें तो हाइड्रोजन इसमें, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट से दिखा दे रहे हैं ना, सॉरी क्रॉस से दिखा दे रहे हैं। ये आपका हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, जनरली इसमें 2 ही होंगे ना। समझ में आ रहा है? ये इसके हैं, ओके। ये आपका एल्कीन है। टू 4 और ये 8, ओके। देखिए इसमें ये थोड़ा सा आप बना लीजिएगा इसको, ये थोड़ा सा आएगा इस टाइप का कुछ होगा इसका स्ट्रक्चर। ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का इसके अंदर ही रहेगा। तो ये है आपका एल्कीन का एग्जाम्पल, जिसको हम लोग बोलेंगे एथीन, ठीक है। यहाँ पर देखिए डबल बॉन्डिंग की शेयरिंग। इसी तरह एथाइन का है, आप एथाइन का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करिए, और अगर नहीं आता है तो कमेंट करिएगा, ओके। वेरी गुड। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। आगे हम लोगों को पढ़ना है नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ओके। वेरी गुड। स्टार्ट करते हैं। नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और यहाँ पर जनरली हम लोग IUPAC नेमिंग के बारे में बात करेंगे। जनरली किस नेमिंग के बारे में? IUPAC। इसका मतलब क्या होता है? I फॉर इंटरनेशनल, मैं राइट कर दे रहा हूँ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। I फॉर यूनियन, सॉरी I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, P फॉर प्योर, A फॉर अप्लाइड एंड C फॉर केमिस्ट्री। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे।
ठीक है, IUPAC। बट इसको बताने से पहले हम कुछ टर्म के बारे में बताना चाहते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। वो टर्म क्या है? वो टर्म आपका है कि कार्बन अगर एटम, कार्बन एटम, एक कार्बन एटम होता है तो उसको क्या बोलेंगे, 2 कार्बन एटम होता है तो उसको क्या बोलेंगे, 3 कार्बन एटम होता है तो उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। ये नेमिंग, ठीक है, नेमिंग करने का तरीका। देखिए हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक होगा नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ कंपाउंड, इन अ कंपाउंड। अब यहाँ पर आप सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के दोनों कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, ओके। हाँ, और दूसरा हो जाएगा नेम, ठीक है। अगर 1 कार्बन है ना, मैं ऐसे अगर लिख दूं C1 है तो उसको बोलेंगे मेथ, C2 मतलब 2 कार्बन है तो उसको बोलेंगे एथ, 3 है तो उसको बोलेंगे प्रोप ना, 4 इट मीन्स 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, ओके। मैं यहाँ राइट कर दे रहा हूँ। 8 है तो ऑक्ट, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा आप लोग, ये अलग है, इतना अलग है। 8 है तो ऑक्ट, C9 मतलब 9 कार्बन है तो नोन, और 10 कार्बन है तो डेक बोलते हैं, ठीक। और 11 है तो मोनोडेक ना, 12 है तो डूडेक, फिर ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, ठीक है, हेप्टाडेक, और फिर ऑक्टाडेक, नोनाडेक, और फिर आइकोस। 20 को आइकोस बोलते हैं। बट इतना आप लोग नहीं, बस इतना जानिएगा कि ये नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर प्रेजेंट हैं किसी भी कंपाउंड में तो उसकी नेमिंग कैसे करेंगे, ठीक है। अब आप सैचुरेटेड के लिए अलग पढ़ेंगे और अनसैचुरेटेड के लिए अलग पढ़ेंगे। सैचुरेटेड के लिए जो IUPAC ने रूल बनाया है वो ये है कि अगर 1 कार्बन है ना, सैचुरेटेड के बारे में बात करते हैं, अगर 1 कार्बन है तो क्या होगा, मेथ, और सिंगल बॉन्डिंग हो रही है उसमें तो एन, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो मेथिन हो जाएगा। तो इसी तरह से हम बता दें इसी में, बट स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ये आप लोग कॉपी कर लीजिए, ओके, वेरी गुड। अभी आप लोग सोचेंगे सर जनरल फार्मूला राइट करवाए थे उसके बारे में नहीं बताया, उसका यूज़ कहाँ है, अभी बता रहे हैं। एक एक पॉइंट के बारे में बताएंगे, आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। चलिए अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नेमिंग के बारे में पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट आपका है फर्स्ट में क्या है, अब यहाँ याद रखिएगा IUPAC ने क्या कहा था, एल्केन बना कैसे है, एल्क प्लस एन से। इसी तरह एल्कीन कैसे बना है, एल्क प्लस ईन से, ठीक है। एन ये दिखाता है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग है, ईन ये दिखाएगा कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग है, और आइन ये दिखाएगा कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग है, बस। और एल्क का मतलब वही जो वर्ड रूट होते हैं, ठीक है, जिसको हम रूट वर्ड बोलते हैं। रूट वर्ड आपके कौन से थे, वही थे, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, उसको हम बोलते हैं रूट वर्ड, समझना है। हाँ, आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, राइट कर लीजिएगा रूट वर्ड। तो जनरली ये आपके रूट वर्ड हैं, ठीक है, और ये आपके सफिक्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, IUPAC ने बताया कि अगर
एक कार्बन है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, ठीक है, तो वो जनरली होगा मिथ, और क्योंकि सैचुरेटेड है तो उसमें सिंगल बॉन्डिंग होगी, और सिंगल बॉन्डिंग होगी तो क्या होगा, उसमें एन जुड़ जाएगा, मतलब एल की जगह पे मिथ और एन की जो आपका सिंगल बॉन्डिंग है उसकी जगह पे एन, तो इसका नाम हो जाएगा मीथेन। क्या हो जाएगा, मीथेन, ठीक है। मिथ आपका वर्ड रूट है और एन आपका सफिक्स है, ये आपका, जैसे यहाँ पर आपका ये जनरल नेम है, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो नेमिंग है वो जनरल नेम क्या है, एल्केन, तो एल्के को बोलते हैं, ये आपका वर्ड रूट है, ये वर्ड रूट, कहीं कहीं जगह आपको रूट वर्ड भी मिलेगा तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये आपका सफिक्स है, सफिक्स तो समझ में आ रहा ना, आपने पढ़ा होगा, जो बाद में लगता है, ठीक है, जो वर्ड के बाद में ऐड होता है उसको सफिक्स बोलते हैं, और जो वर्ड के पहले ऐड होता है उसको बोलते हैं प्रीफिक्स ना, ये आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे। अब देखिए मीथेन है, तो मीथेन का स्ट्रक्चर यहाँ देखिए, एक कार्बन है, अब इसकी वैलेंसी को, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है तो पूरा हाइड्रोजन से आप सेटिस्फाइड करवा दीजिए, ये हो गया मीथेन। दूसरा कार्बन, अगर दो कार्बन है तो उसको बोलेंगे एथ, वर्ड रूट क्या हो जाएगा, एथ और प्लस, क्योंकि सैचुरेटेड है ना तो क्या आएगा, एन आएगा, मतलब सिंगल बॉन्डिंग है, तो इसका नाम हो जाएगा ईथेन, और इसका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है, 2C है, और जो बचते हैं उनको हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड करवा दीजिए आप, इनकी वैलेंसी। मतलब एक बात अपने ब्रेन में रखिएगा, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा और वो 4 बॉन्ड आपको कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पर देखिए इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, बिल्कुल है, 1 2 3 4, ओके, इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4, ओके, वेरी गुड। इसी तरह आपका C3, इट मीन्स कार्बन, अगर 3 कार्बन है तो क्या होगा, प्रोप होगा, इसके पहले हम राइट करवा चुके हैं, सुना, प्रोप होगा, और क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो उसमें क्या होगा, सिंगल बॉन्डिंग होगी, सिंगल बॉन्डिंग होगा तो एन होगा, और इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, प्रोप प्लस एन इक्वल टू प्रोपेन, और इनकी जो स्ट्रक्चर होगी वो होगी ये 3 कार्बन ऐसे आप लगाइए, और अब इनको हाइड्रोजन दीजिए, हाइड्रोजन से इनकी वैलेंसी को कंप्लीट करिए, ठीक है, ठीक है, लास्ट में 3 लगा दिया, 3 हाइड्रोजन, तो ये 3 हाइड्रोजन ये और एक ये बॉन्ड, 4 इसका हो गया। बीच में आपको 2 लगाना होगा, क्यों, क्योंकि 2 ऑलरेडी बॉन्ड इसके पास है, तो 2 हाइड्रोजन से इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट में आपको 3 लगाना होगा, 3 हाइड्रोजन। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, वैलेंसी को सेटिस्फाइड करना आना चाहिए आप लोगों को, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ओके। इसी तरह आपका रहेगा तो ब्यूट हो जाएगा, प्लस एन, ये ब्यूटेन हो जाएगा, फिर पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, इसी तरह से बनेगा, ओके। चलिए मैं ब्यूटेन बना के दिखा दे रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा सीख लीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही फ़ायदा है। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन है तो उसको बोलेंगे ब्यूट, ठीक है, सिंगल बॉन्डिंग है तो बोलेंगे एन, नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ओके। स्ट्रक्चर क्या होगा, 1 2 3 4 ना, 4 कार्बन आपको लगाने हैं। अब हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड करा दीजिए। बीच में जो कार्बन होते हैं उनको सिर्फ 2 हाइड्रोजन दीजिएगा, क्योंकि उनके पास 2 बॉन्ड ऑलरेडी होते हैं। समझ में आया? हाँ, अभी हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बस आपको 10th स्टैंडर्ड तक कोशिश करेंगे पढ़ाने का, ओके। वैसे आप लोग अगर पूरी तरीके से IPC को सीखना चाहते हैं तो एक सेपरेट लेक्चर हमारा आएगा क्लास 11th केमिस्ट्री, जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पर एक IPSC के लिए ही एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे,
तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ओके, वेरी गुड। तो इसी तरह ब्यूटेन हो गया। और हम लोग नेमिंग किसका कर रहे हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, याद रखिएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से आपका C5 मतलब 5 कार्बन होते हैं तो फिर क्या होगा, 6 कार्बन होंगे तो क्या होगा, आप लोग इसी तरह से बना लीजिएगा, ठीक है, वेरी गुड। अगर 5 कार्बन है तो पेंट प्लस सैचुरेटेड है, इसका मतलब सिंगल बॉन्डिंग है तो एन, पेंटेन। और पेंट का मतलब 5, तो 5 कार्बन यहाँ लगाइएगा, ठीक है, लास्ट और इधर लास्ट, इंड पर 3 हाइड्रोजन और बीच में 2 हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है? बना ले जाएंगे, वेरी गुड। चलिए अब हम लोग बात करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, ठीक है। अच्छा, हमने वो नहीं बताया ना कि जनरल फार्मूला का यूज़ कहाँ करते हैं। देखिए, जनरल फार्मूला का यूज़ आप सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को चेक करने में भी कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ n = 1 देन C1 + H × 1 H2 × 1 + 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, आएगा CH4, ठीक है, ये मीथेन है। इफ़ n = 2 देन ये सेकेंड कंपाउंड हो जाएगा C2H6, ये इथेन है। n = 3 तो ये हो जाएगा C3H8, इसका मतलब क्या होगा, ये प्रोपेन हो जाएगा। n = 4 देन C4H10, इसका मतलब ये क्या होगा, ब्यूटेन हो जाएगा। देख रहे हैं आप, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आप n की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं और आपको एक सीक्वेंस में एल्केन्स के जो मेंबर हैं, ठीक है, जो एग्जाम्पल्स हैं वो मिलते चले जा रहे हैं आपको, समझ रहा है। तो ये फार्मूला का यूज़ यही है। अभी आप एल्कीन में भी यही देखेंगे, बट एल्कीन और एल्काइन में आपको 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि आप बताइए, एल्कीन में आपको डबल बॉन्ड चाहिए ना। अब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तो डबल बॉन्डिंग नहीं बन सकती, तो आपको डबल बॉन्डिंग दिखाने के लिए 2 कार्बन चाहिए होगा, या ट्रिपल बॉन्डिंग दिखाने के लिए 2 कार्बन चाहिए होगा। तो एल्कीन और एल्काइन में आप n = 2 से स्टार्ट करेंगे, जबकि एल्केन में आप n = 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, और देखेंगे कि आपको कंपाउंड मिलता चला जाएगा। एक एक नंबर बढ़ाते जाएंगे तो कंपाउंड आपको मिलता चला जाएगा एक सीक्वेंस में। ओके, वेरी गुड। अब आइए आगे बात करते हैं। क्या बात करना है हम लोगों को? एल्कीन और एल्काइन मुझे साथ में लेके चलना है, ठीक है। दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। देखिए, एक तरफ मैं एल्कीन लिखता हूँ, और अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि यहाँ पे डबल बॉन्डिंग ट्रिपल बॉन्डिंग। याद रखिएगा, एल्कीन अगर आ रहा है तो इसका मतलब डबल बॉन्डिंग है, एल्काइन अगर आ रहा है तो ट्रिपल बॉन्डिंग है। ओके, एल्कीन और इधर एल्काइन, यहाँ पर भी वही है। एल्क आपका क्या है? एल्क देखिए सब में है, एल्क एन में भी था, एल्क इन में भी है, एल्क आइन में भी है। तो एल्क आप याद रखिएगा, ये वर्ड रूट है। ओके, हाँ, तो ये वर्ड रूट है, और यहाँ पर ये सफिक्स है, और ये वर्ड रूट है, ये सफिक्स है। समझ में आ गया? चलिए नेमिंग करते हैं। 1 कार्बन है, ठीक है, एल्कीन के लिए 1 कार्बन है, नहीं 1 कार्बन नहीं होगा एल्कीन में, 2 कार्बन से स्टार्ट करेंगे। 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? 2 कार्बन है तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? व्हाट बोलिए? हाँ, एथ बोलेंगे आप लोग, थोड़ा सा एथ। और क्योंकि ये कौन सी कैटेगरी है? इन, मतलब डबल बॉन्डिंग है इसमें, तो इन आप राइट कर देंगे, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा? एथीन। इसको मैं थोड़ा उधर लिख देता हूँ ना, 2 कैटेगरी बनाता हूँ, इसके लिए भी 3 कैटेगरी बना देता हूँ, ठीक है। तो ये एल्कीन है, ये आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम हो गया, ठीक। यहाँ पे एथीन, यहाँ हो जाएगा नेम, एथीन पूरा नेम हो जाएगा आपका। और स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो यहाँ पे ऐसे। अब देखिए, यहाँ पर भी आपको ये याद रखनी है कि डबल बॉन्डिंग आपने लगा दिया तो जो वैलेंसी बचती है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड करनी है, ठीक है।
तो ये हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या है, ये हाइड्रोजन और ये इधर हाइड्रोजन। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया एथीन का। ठीक है, चलिए अलग अलग ही बात करेंगे क्योंकि हो नहीं पाएगा। ठीक है, एल्काइन को अभी बाद में बात करते हैं उसके। अगर C3 है तो अब देखिए C3 है तो अब कंडीशंस यहाँ पे आ जाएंगी ना। आप पहले लिख लीजिए प्रोप और यहाँ पर इन। ठीक है, प्रोप इन। बट अब C3 है तो आपको ये याद रखना है कि 3 कार्बन है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डबल बॉन्डिंग यहाँ लगानी है कि यहाँ लगानी है। ठीक है, वैसे यहाँ से लगाएंगे चाहे यहाँ लगाएंगे तब भी आपको प्रोपीन ही मिलेगा। ठीक है, तो प्रोपीन आप ऐसे लिख दीजिए प्रोप इन। ठीक है, प्रोपीन। इसका स्ट्रक्चर बनाइए, डबल बॉन्डिंग यहाँ लगा दीजिए। तो अब देखिए लास्ट वाले कार्बन पर, क्योंकि एक ही बॉन्डिंग है इसके पास तो 3 हाइड्रोजन देना पड़ेगा। अब मैं बॉन्डिंग नहीं बताऊंगा, 3। इसके पास कितने बॉन्ड है, 2 और ये 1 3, तो इसको सिर्फ 1 हाइड्रोजन देना पड़ेगा, CH हो जाएगा ये। और इसके पास 2 बॉन्ड है तो इसको सिर्फ 2 हाइड्रोजन देना पड़ेगा, याद रखिएगा। इसको बोलेंगे प्रोपीन। ठीक है, ब्यूटीन। ब्यूटीन कैसे बनाएंगे, 4। अब ब्यूटीन में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, मैं उसको थोड़ा सा डिटेल्स में बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, हाँ, यहाँ तक कॉपी कर लिया आप लोगों ने। देखिए ब्यूटीन मैं इसलिए अलग बता रहा हूँ क्योंकि देखिए ब्यूटीन अगर हम लिखें तो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन आप लगा देंगे। ठीक, आपको ब्यूटीन बनाना है तो आप सिंपली अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाते हैं तो ये ब्यूटीन हो जाएगा, सिंपली आप ब्यूटीन बोल सकते हैं। बट अगर ये यहाँ लग गया तब तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, सर ने तो यहाँ बताया तब यहाँ पे लग गया तो इसको क्या करेंगे। देखिए यही बताने वाले हैं कि अगर यहाँ लगता है तो ये आपका 1 ब्यूटीन होगा। क्या होगा, 1 ब्यूटीन। ठीक है, बट अगर यहाँ इस और इस कार्बन के बीच में लगता है तो थोड़ा सा आप काउंट करिएगा। ठीक है, और काउंटिंग वहाँ से करिएगा जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़े। ठीक है, ये रूल है IPSC का। ये देखिए अगर यहाँ पे लगता है डबल बॉन्ड, यहाँ लग गया तो इसको बोलेंगे 2 ब्यूटीन। ब्यूटीन ही रहेगा लेकिन इसको 2 ब्यूटीन या ब्यूट टू इन बोलेंगे। ठीक है, वेरी गुड। इसी तरह पेंट, कॉपी कर लिया। यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड करा दीजिएगा। जैसे एक बॉन्डिंग इधर है तो इधर 3 दे दीजिएगा, इधर 2 है तो इधर 2 है तो 2 हाइड्रोजन, इधर 1 इधर 2 है, इधर 1 3 है तो 1, यहाँ पर 2 है तो इधर 2। समझ आ रहा है। इसी तरह यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 1 3 और यहाँ पर हो जाएगा 2 1 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3। तो इस तरह से आप सेटिस्फाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रोपीन आपने ब्यूटीन देख लिया। अब पेंटीन देखिए, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होने वाला है आप लोगों को, बट अगर आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं आएगा। ठीक है, पेंटीन में 5 कार्बन होंगे। अगर यहाँ पर आपने डबल बॉन्ड लगाई है तब तो ये सिंपल 1 पेंटीन हो जाएगा। बट अगर आपने ये बॉन्डिंग यहाँ लगाई है तो 1 2 सेकेंड कार्बन पर डबल बॉन्डिंग आ रहा है। याद रखिएगा इधर से काउंट नहीं होगा 1 2 3, क्योंकि इधर से ज़्यादा नंबर जो है वो पड़ रहा है कार्बन का, तो जिधर से कम नंबर पड़े वहीं से काउंट करेंगे। ये 1 है, ये 2 है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 पेंटीन। बट अगर यहाँ पे आएगा तब क्या करेंगे, चलिए मैं एक बता देता हूँ। यहाँ पे 1 2 3 4 5, अगर यहाँ की बजाय यहाँ आ गया तब यहाँ से काउंट करेंगे 1 2, वही आ जाएगा। ठीक है, 2 पेंटीन, इसको भी 2 पेंटीन बोलेंगे, इसको भी 2 पेंटीन बोलेंगे, क्योंकि तब इधर से काउंट करेंगे, नज़दीक इधर से पड़ेगा। ठीक है, डबल बॉन्ड नज़दीक जिधर से पड़ता है उधर ही से काउंटिंग होती है, याद रखिएगा। ओके, वेरी गुड। तो नेम मैं एक लिख दे रहा हूँ, यहाँ से एक नेम लिखता हूँ। ये 2 है आपका, इधर CH3 2 बॉन्ड है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 1 3 बॉन्ड है तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन देना है इसको। 2 1 3 बॉन्ड है तो यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन देना है, यहाँ पर आपको 3 हाइड्रोजन देना है। तो इसका नाम हो जाएगा 2 पेंटीन। 2 पेंटीन। ठीक है, चलिए वेरी गुड, आगे बात करते हैं। ये हो गया ना। देखिए मैं एल्केन लिख दिया हूँ यहाँ पे, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब हम लोग एल्काइन के बारे में बात करेंगे। ठीक है,
बट ये जनरल फार्मूला का यूज़ बता दें। जनरल फार्मूला CnH2n, देखिए इफ़ n इक्वल टू 2 तो ये हो जाएगा C2H4, n इक्वल टू 3 C3H6, समझ आ रहा है, और n इक्वल टू 4 तो C4H8। ये इसका जनरल फार्मूला जो है ये बताएगा कि एक सिंपल वे में कैसे फार्मूले आप राइट कर सकते हैं, समझ में आ रहा? हाँ, अब चाहे तो देख लीजिए। अभी देखिए जब 2 कार्बन आपने लिया था तो बताइए कितना हुआ, 4 हाइड्रोजन और 2 कार्बन, ये तो थे। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन 2 कार्बन, तो इसी तरह से ये सीक्वेंस में बनता चला जाएगा। ओके, वेरी गुड। अब देखिए सेम अगर आपने ये पढ़ लिया है तो एल्काइन को भी आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। एल्काइन के भी नेमिंग आप अपने तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसी तरह जिस तरह से आपने डबल बॉन्ड का किया है, बट वहाँ पर आपको आइन लगाना होगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ एल्काइन का। एल्काइन लिखना है आपको, एल्काइन, यहाँ पर भी वही है ना, एल्क क्या है, एल्क जो आपका वर्ड रूट है, और आइन आपका क्या है, सफिक्स। ये ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। आइन, अगर आइन है तो समझ जाइए ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, ये मैं ऐसे कुछ कंपाउंड दे दे रहा हूँ, आप लोग देखिए 4 5 ठीक, ये आपके, इसको क्या बोलेंगे, आप हाइड्रोजन लगा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 बॉन्डिंग है तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन होगा, ठीक है। हो गया 4 कार्बन का। कार्बन की वैलेंसी 4 करनी है आपको, उतना हाइड्रोजन देना होगा, ठीक है। हाँ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2 कार्बन तो एथ, और ट्रिपल बॉन्डिंग है तो आइन, एथाइन। यहाँ पर क्या है, 3 कार्बन है तो प्रोप, और एक ट्रिपल बॉन्डिंग है तो क्या हो जाएगा, आइन, प्रोपाइन। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि अगर ये बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लग जाता तो उसका नेम चेंज हो जाता, ठीक है। हाँ, बट आपको पोजीशन दिखानी पड़ती ट्रिपल बॉन्डिंग की, कहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। काउंट करके आप दिखा देते, जैसे आपने प्रोपीन में दिखाया था ना, ईन में दिखाया था, डबल बॉन्डिंग जहाँ पर थी वहाँ पर दिखाया था। इसका सिंपल नेम अगर फर्स्ट कार्बन पे है तो आप चाहे फर्स्ट लिखिए चाहे मत लिखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं ब्यूटाइन, क्या, ब्यूटाइन। 4 कार्बन है तो ब्यूट, और फर्स्ट कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो आइन। बट यही अगर ये हो जाता 1 2 3 4 यहाँ पर लग जाता तो 1 2 1 2 दोनों तरफ से सेम पड़ रहा है, तो इसका मतलब सेकेंड कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 ब्यूटाइन हो जाता, 2 ब्यूटाइन। समझ में आ रहा ना? इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगाया नहीं, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 है तो पेंट, ठीक है, और प्लस पेंट, और एक ट्रिपल बॉन्डिंग है तो आइन, पेंटाइन। बट वही कि अगर ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लग जाता तो 2 पेंटाइन हो जाता, यहाँ लग जाता तब भी 2 पेंटाइन, क्योंकि इधर से 1 2 पड़ता, इधर से 1 2 पड़ता, समझना रहा। यहाँ पर देखिए अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो 1 2 3 4 5 6 हेक्साइन बोलेंगे, हेक्स, और ये आइन। बट ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगता तो 2 हेक्साइन हो जाता, फिर इधर लगता तो 3 हेक्साइन हो जाता, ठीक है। यहाँ लगता फिर से 2 हेक्साइन, क्योंकि इधर से काउंट करते हैं तब नज़दीक इधर से पड़ता। समझ आ रहा? आई होप आप लोग नेमिंग सीख गए होंगे, ठीक है। हाँ, जनरल फॉर्मूला इसका क्या था, CnH2n-2, ठीक है। ये बेसिक्स हैं बेटा, आप लोग इसको याद रखिएगा। हाँ, इरेज कर दें, ओके। चलिए
आई होप IUPAC आप लोग समझ गए होंगे। ये देखिए जनरल फार्मूला है, इसका मतलब n = 2 अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा C2H 2 × 2 -2, इसका मतलब C2H 2 2 4 2 यानी C2H2। ठीक, n = 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा C3H2 × 3 -2, कितना हो जाएगा C3 2 3 6 2, समझ रहा है? C3 2 3 6 और -2 4 C3H4। अब चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है, 3 कार्बन लगाइए, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगाइए, यहाँ पर एक H, ठीक है 3 1, यहाँ पर 3 1 एक हाइड्रोजन दीजिए और यहाँ पर 2 दीजिए, कितना हाइड्रोजन हुआ 2 1 3 1 4 और इधर 3 कार्बन आपके हैं। समझ आ रहा है? वेरी गुड, कॉपी करिए आप लोग। बस इतना ही आप लोग सीखिए, बाकी तो आप लोग सीख ही जाएंगे। ठीक है, नेमिंग आप ख़त्म होता है आपका। और अब हम लोग मूव करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ दियर स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर हम लोग बोलें क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ क्या, व्हाट, दियर स्ट्रक्चर, दियर स्ट्रक्चर। देखिए, अगर हम लोग हाइड्रोकार्बन को स्ट्रक्चर के बेस पे क्लासीफाई करें तो वो जनरली कितने टाइप्स के हो सकते हैं, बोलिए 4 टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट आपका होगा स्ट्रेट चेन। ठीक, स्ट्रेट चेन का मतलब ये सीधा। ठीक, दूसरा होगा ब्रांच्ड क्या होता है, देखिए एक कार्बन है ना, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ इससे जुड़ गया कार्बन। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रांच। अब आप लोग हाइड्रोजन दे दीजिएगा अपनी जगह पे। ठीक है, ये तो बहुत इजी है। ब्रांच के बाद आपका आता है साइक्लिक। क्या पढ़ना आपको, साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक में क्या है, ये आप बना लीजिएगा, यह साइक्लिक। ठीक, और 4 आपका हो जाएगा, बोलिए 4 क्या आपका साइक्लिक। हाँ, 4 आपका है साइक्लिक अनसैचुरेटेड। अगर साइक्लिक अनसैचुरेटेड के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, साइक्लिक अनसैचुरेटेड में आपका ये बन जाएगा, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, बेंजीन का स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, बेंजीन का बना दे रहे हैं ए। ठीक है, यहाँ CH, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जब पढ़ेंगे आप लोग तो इसके बारे में ही पढ़ेंगे। तो ये आपका बेंजीन है, इसको बेंजीन बोलते हैं जनरली। ठीक है, तो ये आपका साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, समझना? ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। जनरली आप देखेंगे ये और ये आपके मिलते जुलते होते हैं, बट होता क्या है, ये साइक्लिक होते हैं, है ना। ये भी आपको देख रहे हैं चेन में, ये भी चेन में है, लेकिन बस ये साइकिल में है, एक बंद, मतलब कि एक हिसाब क्लोज चेन कंपाउंड है। ओके, इतना कॉपी करिए, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, अभी इसका यूज़ है, हो गया। अब देखिए हम लोग बात करेंगे आइसोमेरिज्म की, थोड़ा सा आइसोमेरिज्म।
आइसोमेरिज्म क्या होता है? देखिए, व्हेन टू आर मोर कंपाउंड्स, व्हेन टू आर मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स बट डिफरेंट इन दियर केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये भी बोल सकते हैं आप, दियर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमेरिज्म। मैं यहाँ राइट कर दे रहा हूँ, व्हेन टू और मोर compound having same number of atoms but different in their physical and chemical properties ठीक है। दिस फिनोमिना आर नोन एज आइसोमेरिज्म। इसका सिंपली से जो मतलब निकलेगा वो क्या होगा? सिंपली अगर हम लोग इसको डिफाइन करें, देखिए, दो ऐसे कंपाउंड, दो या दो से ज़्यादा ऐसे कंपाउंड जिसमें नंबर ऑफ एटम्स तो सेम होंगे, इट मीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, बट उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होंगी, उनको बोलते हैं क्या? व्हाट? आइसोमर। ठीक है, उन स्ट्रक्चर्स को बोलेंगे आइसोमर, और ये फिनोमिना जो होती है उसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ओके, वेरी गुड। अब एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, अब आइसोमेरिज्म हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे तो जनरली कई टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आप लोग ढेर सारे आइसोमेरिज्म की कैटेगरी को देखेंगे, और जो स्टीरियो होता है उसमें जनरली आपको ऑप्टिकल या ज्योमेट्रिकल, ठीक है, ये देखने को मिलता है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये बट आपको 10th स्टैंडर्ड में सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करना है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है बेटा? मतलब कि यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट इनका स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसे बोल सकते हैं, दोज कंपाउंड, या तो ऐसे बोल सकते हैं, व्हेन टू आर मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन दियर स्ट्रक्चर आर नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, या तो ऐसे बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, वे जो कंपाउंड होंगे वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे, बट ये फिनोमिना क्या होगी? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहलाएगी। फिनोमिना जो होती है वो आइसोमेरिज्म है, और जो स्ट्रक्चर बनेंगे वो आइसोमर हैं एक दूसरे के। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक लेता हूँ, कोई कंपाउंड ले लूँ, क्या ले लूँ? चलिए ब्यूटेन लेते हैं, ये आपका ब्यूटेन है। ठीक, इसको हम लोग जनरली नॉर्मल ब्यूटेन बोलेंगे, या जो भी सिर्फ सिंपली ब्यूटेन बोल देंगे। बट अगर इसको हम लोग 3 चेन ना, इसका एक लॉन्ग चेन जो है ना स्ट्रेट चेन में, हमने इसको ब्रांच में कन्वर्ट कर दिया। अब देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर अलग अलग है। ठीक है, इसका नेम भी अलग होगा, इसका नेम होगा ब्यूटेन ना, जनरली ब्यूटेन, बट इसका नेम अभी आपने पढ़ा है, काउंट करेंगे आप 1 2, ये सेकेंड कार्बन पर एक मेथिल ग्रुप, यहाँ पर अगर देखेंगे हाइड्रोजन देखेंगे मेथिल ग्रुप जुड़ा होगा। ठीक है,
इसको मेथिल बोलते हैं, याद रखिएगा। एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप आप लोग पढ़ेंगे। एल्किल में क्या होगा, एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन निकल जाएगा उसी को बोलेंगे एल्किल ग्रुप। ओके, जैसे एल्केन में आपका मीथेन है, मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो जनरली वो CH3 बनाएगा, ये एक ग्रुप जो होगा उसको मेथिल बोलते हैं। ईथेन जो होता है ना, ईथेन आपका C2H6 होता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला तो C2H5 होगा, ये आपका बनाएगा एथिल ग्रुप। इसी तरह प्रोपिल ग्रुप होता है, समझना है। तो ये मेथिल ग्रुप है। तो कौन से पोजीशन पर ये मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है बताइए, 1 2, तो इसको बोलेंगे 2 मेथिल। और ये चेन पूरा कितने कार्बन है, 1 2 3, मेन चेन ये हमारा है, तो यहाँ पर 3 कार्बन है तो प्रोप, ठीक है। और सब में सिंगल बॉन्डिंग है तो एन लगाइए, इसका नाम क्या हो गया, 2 मेथिल प्रोपेन। यहाँ पर देखिए ब्यूटेन था, यहाँ पे 2 मेथिल प्रोपेन है। अब अगर यहाँ पर हम लोग इसका कॉमन नेम देखें तो यहाँ पर देखिए जब 2 कार्बन जुड़ता है तो 2 कार्बन एक कार्बन से जुड़ता है जनरली जहाँ पे, ठीक है, उसको आइसो बोलते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटेन। अगर इसका कॉमन नेम देखें तो ये हो जाएगा आइसोब्यूटेन, समझ में आया। बट कॉमन नेम आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है। ये आपका 2 मेथिल प्रोपेन है और ये आपका आइसोब्यूटेन, ये कॉमन नेम है, दोनों के मतलब यहाँ पे देखिए सेम है, ठीक है। हाँ चलिए, अब तो समझ में आ गया होगा कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है। अब देखिएगा यहाँ पे ये जो 2 स्ट्रक्चर है ना, ये एक दूसरे के आइसोमर हैं, बट ये फिनोमिना जो कहलाती है क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ओके, चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। कभी कभी आपको एग्जाम्स में ना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बनाने के लिए दे देगा, या तो फिर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पूछेगा कि इसमें कितने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या आइसोमर बन सकते हैं ना। तो जैसे अगर मैं अभी तक 6 ले लूँ, अब 1 2 3 4 5 है, 2 2 3, मैं 6 लेता हूँ चेन, ठीक है। अब इसमें कितने आप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बना सकते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप 4 की चेन लीजिए, यहाँ पर एक कार्बन लगाइए, यहाँ पर भी देखिए कितने हैं, 6 कार्बन है, यहाँ पर भी 6 कार्बन है, आप काउंट कर लीजिए ना कितना, 1 2 3 4, नहीं 6 नहीं है, 5 की चेन लीजिए ना, 1 2 3 4 5 6, तो एक कम कर दीजिए, 5 की चेन लीजिए, यहाँ कार्बन लगाइए, ठीक। फिर आप क्या करिए, इस कार्बन को यहाँ लेके आइए ना, 1 2 3 4 5, तो अगर यहाँ लगाएंगे तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर देखिए ये दूसरा स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, 2 बन गया। अब एक तीसरा बनाना है आपको, तो आप 4 की चेन ले लीजिए। 4 की चेन लेने के बाद आप क्या करेंगे, एक ही पर 2 लगा दीजिए, ले लीजिए, ये दूसरा बन गया, समझा है। बस 3 स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। अगर आप देखेंगे कि क्या हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं, ये अगर ये कार्बन उठा के यहाँ लगा देंगे फिर भी तो वही बनेगा, सेकंड कार्बन पर 2 मेथिल ग्रुप हैं, समझ रहा है, यानी यहाँ मेथिल ग्रुप ही होगा, ये आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। ये सब मेथिल हैं, आप जब हाइड्रोजन सेटिस्फाइड कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा, समझा है। तो जनरली इसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बने, 3, 1 2 3, इसके 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर है। तो कभी कभी नंबर ऑफ आइसोमर भी पूछ लेता आप लोग, इससे ज़्यादा जो जैसे कि 7 कार्बन है वहाँ के उसके स्ट्रक्चरल आइसोमर बना के दिखाइएगा, ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा उसकी, याद रखिएगा रिपीट ना हो, ठीक है। अगर यही आप यहाँ पे लगा देंगे तो फिर यही वाला ये जो स्ट्रक्चर है वो इससे रिपीट कर जाएगा, देख लीजिए चाहे, देखिए अगर यहाँ लगाएंगे तो 1 2 सेकंड कार्बन पर मेथिल ग्रुप, यहाँ पर भी 1 2 सेकंड कार्बन पर मेथिल ग्रुप। आपको ये नहीं कि इधर से काउंट करेंगे, इधर से कार्बन पर देखना है कि कहाँ पर मेथिल ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीट हो जाएगा तो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, वेरी गुड, चलिए कॉपी कर लीजिए। ऐसे एनसीईआरटी में बहुत से क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप लोग एनसीईआरटी में देख सकते हैं। ओके, वेरी गुड। चलिए आगे बात करते हैं। आगे आपका कौन सा क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग पर मूव करते हैं। हमारा एक हेट्रोएटम,
हेट्रो एटम क्या होता है? देखिए हेट्रो एटम जनरली क्या होते हैं? देखिए होता क्या है ना कि कभी कभी आप ये देखेंगे, जैसे ये हाइड्रोकार्बन है ना CH4 C2H6, ये हाइड्रोकार्बन है C3H8, जनरली ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। या अगर हम देखें तो C2H क्या हो जाएगा, अगर मैं देखूं C2H4 ना, इस तरह से C2H6 इस तरह से, ठीक है, C3H6 इनको बोलेंगे आप, ये आपके एल्केन हैं, ये तो एल्कीन है, तो इसी तरह आपके यहाँ पे C2H2 एल्काइन हो जाएंगे, ठीक है। इसे कैटेगरी अलग अलग सीरीज चलती रहेगी। तो कभी कभी आप ये देखेंगे कि जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकल के कोई दूसरा एक हाइड्रोजन क्या हुआ, माइनस हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये माइनस हो गया, ये बाहर निकल गया। और यहाँ पर कोई जैसे क्लोरीन हो गया या ऑक्सीजन, नहीं जनरली क्लोरीन फ्लोरीन, ये आके यहाँ पे ऐड हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, CH3Cl, मतलब एक हाइड्रोजन निकला और एक क्लोरीन ऐड हो गया, तो यहाँ पर ये CH3Cl बना लिया, ये अलग कंपाउंड है, अब ये हाइड्रोकार्बन नहीं रहे, ठीक है, अब ये मेथिल क्लोराइड हो गया है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन एटम आया है, ठीक है, यही आपका कहलाता है हेट्रो एटम। क्या कहलाएगा, हेट्रो एटम। कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है, ओके, वेरी गुड। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं फंक्शनल ग्रुप पर, ठीक है, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है इस चैप्टर में। फंक्शनल ग्रुप, हेट्रो एटम हो गया ना, तो उसको मिटा देते हैं। क्या बेटा, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, दोज हेट्रो एटम एंड ग्रुप्स which determine the chemical properties of compounds are called functional group, ठीक है। हेट्रो एटम और, तो जनरली आपके यहाँ पे हेट्रो एटम कौन कौन से होंगे, हेट्रो एटम, हेट्रो की स्पेलिंग देखिए, हेट्रो एटम, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप में FG लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पर आपका फार्मूला राइट कर दे रहा हूँ, ठीक है, फार्मूला। हेट्रो एटम अगर आपका मान लेते हैं, अगर क्लोरीन या ब्रोमीन होता है, तो ये जनरली क्या कहलाएंगे, हैलो ना, जनरली इनको हम बोलते हैं, ये आपके हैलोजन ग्रुप से आए हैं ना। हैलोजन जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 एलिमेंट है, उनको बोलते हैं हैलोजन एटम। तो जनरली इनका IPC नेम हैलो होता है, ठीक है, हैलो, हैलो, ठीक है। और हैलो का मतलब अगर Cl है तो क्लोरो बोलेंगे इसको, क्लोरो, और अगर Br है तो क्या बोलेंगे, ब्रोमो, BROMO, ठीक है, ब्रोमो बोलेंगे, ये लो ब्रोमो हो गया। और ये आपके इस टाइप के होते हैं, ClBr, ठीक है। ये आपके जनरली सब्स्टिट्यूट्स भी हैं फॉर हाइड्रोजन एटम ना, हाइड्रोजन एटम को निकाल कर ये खुद उसका स्थान ले लेते हैं, ओके। अगर हेट्रो एटम ऑक्सीजन है तब इसमें कई टाइप के आ जाते हैं ना, ऑक्सीजन हेट्रो एटम होता है, तो फर्स्ट आपका हो जाएगा, क्या होगा पहला, एल्कोहल, एल्कोहल नाम सुना है, एल्कोहल ना, वाइन पीते हैं सब, शराब, उसमें अल्कोहल होता है, तो जनरली अल्कोहल से बनता है। देखिए एल्कोहल, इसका जो फॉर्मूला होता है OH, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। अब ये जब इसकी IPC अलग है, याद रखिएगा, इसकी नेमिंग अलग है। अगर आप लोगों को सीखना है तो बताइएगा, उसकी एक सेपरेट वीडियो हम बना देंगे। और दूसरा आपका हो जाएगा, एल्कोहल के बाद एल्डिहाइड है, क्या बोलते हैं उसको, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को बोलते हैं CHO, ठीक है, इसको इस टाइप से भी लिख सकते, ठीक है। तो कभी भी अगर इस तरह से दिया हुआ है या इस तरह से दिया हुआ है, C डबल बॉन्ड O और H, तो डबल बॉन्ड O है यहाँ पे ना और H है, तो उसको बोलेंगे एल्डिहाइड,
समझना है। याद रखिएगा इसके आगे हमने ऐसे बॉन्ड लगाया है, इसका मतलब ये कि ये जुड़ेगा ना, ये जुड़ेगा। जैसे ये आपका अगर CH3 है, इसमें OH जोड़ दिया तो इसको बोलेंगे मेथिल अल्कोहल। क्या बोलेंगे? मेथिल अल्कोहल। या इसको बोलेंगे मेथेनॉल। मेथेन सिंगल बॉन्डिंग, मेथेन था पहले, मेथेन हो गया, और फिर क्योंकि हाइड्रोजन है तो ऑल ना, इसको बोलते हैं ऑल। ऑल का मतलब यही कि जब सफिक्स में ऐड होता है हाइड्रोजन अल्कोहल तो उसको ऑल बोलते हैं, और जब प्रीफिक्स में ऐड होता है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी। ठीक है, ये बातें आप लोग वहाँ पर सीखिएगा, अभी बस इतना ही सीखिए। एल्डिहाइड के बाद थर्ड पॉइंट पे कीटोन। कीटोन इसका जो फार्मूला जनरली आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जनरली बीच में ऐड होता है, देखिए यहाँ पर निकला हुआ। और फोर्थ आपका है कीटोन, अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन, और फिर आप कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका फार्मूला होता है COOH। और इसको कभी कभी ऐसे भी देखने को मिलेगा, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH। ठीक है, ये इस तरह से भी मिल सकता है आपको। वेरी गुड। तो आज हम लोग यहाँ तक कवर किए हैं, और आप लोग पूरे लेक्चर्स को अगर देखे होंगे तो उम्मीद है कि आपको हाइड्रोकार्बन की IUPAC नेमिंग समझ में आ गई होगी। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फंक्शनल ग्रुप लगा करके उसकी IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे उसके बारे में सीखेंगे। टिल देन आप लोग इतना रिवाइज करिए और इस वीडियो को ना रिपीट करके देखिए, जिससे कि आपको पूरी तरीके से समझ में आए। ओके। और एक रिक्वेस्ट और है कि अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर राइट करिए। ठीक है, और अगर आप सीधे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टा ID सर्वेश.चौधरी10 CHAUDHARI, ठीक है, और लास्ट में 10 है, सर्वेश.चौधरी10 पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, सो इसी के साथ हम लोग ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।